Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. ये पहला सवाल मनु कपिल जी का है कि जय हिंद, गुड टू सी यू बोथ. People who talk anti-national on the name of freedom of speech, they're not punished by law. If someone replies to them, then he is called communal. Why? नहीं, इनका कहना है कि इनको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है. पता नहीं, ऐसे तो हमारे कोर्ट्स कई बार मतलब सुओ मोटो कई चीजों का संज्ञान लेते हैं वो, लेकिन उसमें वो जब कोई इस समय जब युद्ध की स्थिति बनी हुई हो और कोई इस तरह की बात करे तो आप उसका संज्ञान नहीं लें. तो क्या मैं ये जुडिशरी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के वॉर एफर्ट या भारत में की सुरक्षा में आपका कोई स्टेक्स नहीं है? क्या आपके भारत के सुरक्षा में आपका कोई स्टेक्स नहीं है इसमें? क्या आपको तो अपने कोर्ट की तो चिंता होगी, अपनी तो कम से कम चिंता होगी. कोविड में तो बहुत लोगों को बहुत चिंता हुई. कोर्ट्स बंद हो गए को लोग सबको मालूम है कि इस पूरे दौरान में केसेस का बैकलॉग कितना बड़ा है और क्या हो रहा है. हम लोग एक नागरिक है, हम भी जानते हैं. तो आपने कभी सुओ मोटो इन सब चीजों को नहीं लिया? क्या आपको समझ नहीं है थर्ड फ्रंट क्या होता है? क्या आपको समझ नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला क्या बात कर रहे हैं? अब तो कई चीजों में सुओ मोटो ये ले लेते हैं. बिल्कुल आपका आशय ये भी समझ गए. अब अगला प्रश्न ले लेते हैं. कर्नल साहब, दीपक गुरु जी पूछ रहे हैं, कर्नल साहब, फॉलोइंग यू फॉर मेनी इयर्स, योर एनालिसिस हैज ऑलवेज बीन 100% करेक्ट. काइंडली प्रॉमिस अस दैट यू वुड कंटिन्यू कमिंग ऑन जयपुर डायलॉग्स एटलीस्ट वंस अ मंथ. ये सिर्फ आपसे प्रॉमिस मांग रहे हैं. यस, डेफिनेटली जी, डेफिनेटली वंस अ मंथ नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि 2-3 बार आए. अभिमन्यु मोहिते जी पूछ रहे हैं, आपको मेरा प्रणाम. थर्ड क्लास जिन्ना और थर्ड क्लास इकबाल, इन 2 गद्दारों ने अपने पूर्वजों को पाकिस्तान के किस बदबूदार नाले में बहा दिया? ये रिटोरिकल क्वेश्चन है. नहीं, लेकिन ये बताइए ना कि जिन्ना और इकबाल और ये सब फिर भी आज पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से क्यों गुजर रहा है इतना? बलोची अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहने को तैयार है, सिंधी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं, वो अपने सिंधी कह रहा है, वो बलोची कह रहा है. तो इसलिए देखिए, कोई एक आदमी उठ के कह सकता है कि एक नया मजहब बना लेने है, उसके बाप की औकात नहीं है कि वो कोई संस्कृति पैदा कर दे. उसके बाप की औकात नहीं है कि वो कोई भाषा लेके आए. उसके बाप की औकात नहीं है कि वो कोई आर्किटेक्चर लेके आ जाए. उसके बाप की औकात नहीं है कि वो कोई संगीत लेके आ जाए. तो ये पके पकाए उसमें कि मैंने मजहब खड़ा किया, तो मजहब क्या तुमको ऊपर वाले ने जो था उसी में से बोला ना, उसी से तुमने रिकंस्ट्रक्ट किया ना. विवेक केडिया जी पूछ रहे हैं, थैंक्स टू संजय जी, कॉमन पीपल आर एबल टू आस्क क्वेश्चंस टू नॉलेजेबल पीपल. आपका भी धन्यवाद. आरएसएन जी, हाउ टू गेट प्रॉपर न्यूज? इट्स ऑल प्रोपेगेंडा फ्रॉम ऑल साइड्स. नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है. मैं फिर से एक बात आपको कहता हूं कि इतने सारे चैनल्स हैं और आज तो आपके पास वो विकल्प है कि आपको कोई चीज ना अच्छी लगे तो आप दूसरे चैनल पे चले जाए जिस पर आपको भरोसा है. जिसको अब मान लीजिए एक साउथ से एक अखबार निकलती है, हमको मालूम है कि उसका रुझान जो है वो चाइना का पेपर है. वो अभी आप कह रहे हैं ये थर्ड फ्रंट और ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट की बात, उसने तो फुल पेज एडवर्टीजमेंट अभी किया था. अभी बिल्कुल उसने फुल पेज एडवर्टीजमेंट किया था अपने अखबार में, हिंदू अखबार की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन सबसे बड़ी चीज है सर कि आज आपके हाथ में ये सोशल मीडिया है और इतना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना फास्ट है. आज आपसे हम बातचीत कर पा रहे हैं. दीक्षित साहब ने मुझे बताया कि आप लोग बहुत सारे अलग अलग देशों में भी बैठे हुए हैं, वहां पर मेरी बातें सुन रहे हैं और आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं. और आप, मुझे मालूम है कि आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होंगे. और लेकिन सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हम लोग को करना चाहिए ताकि देश का मनोबल जो है
वो ना हम गिरने दें। और ये एक फरूक अब्दुल्ला पहले हो सकता है बहुत फर्क पड़ता होगा, अब कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। और जब आप प्रेशर डालेंगे, एक चीज जान लीजिए कि जमहूरियत में, प्रजातंत्र में सरकारों को मजबूर करना होता है, और तब वो एक्शन लेती हैं। बिल्कुल अगर सही। अगर ये मुहिम नहीं चलाया होता तो 370, क्योंकि सरकार भी जब बिना माहौल के, बिना कोई एक्शन नहीं ले सकती है। तो इसलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं इसी तरह से एक्टिव रहिए। और इस रात को 10 बजे अगर आप राष्ट्र के बारे में हमसे बातचीत कर रहे हैं तो भाई कहीं तो बदलाव तो हो ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ये देववाहा, सर प्रणाम, प्रवीण साहनी आर्मी से निकला हुआ इंडिया को क्यों गाली देता है, इसका क्या इलाज है? इसका मैं क्या जवाब दूं? आपने टॉपिक ही रखा था फिफ्थ कॉलमनिस्ट, वो भी फिफ्थ कॉलमनिस्ट बिल्कुल, that's the answer. वो भी फिफ्थ कॉलमनिस्ट है। मैं तो कई मतलब जो हमारे जो सर्विंग और रिटायर्ड लोग हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। वो मैं क्या बताऊं कि आर्मी में जितनी अच्छी गालियां होती है सब कुछ निकाला, लेकिन मेरा उससे को देखो प्रवीण, मेरी सबसे दुख की बात है कि देखिए, एक अब्दुल्ला, एक हिंदू अखबार मान लीजिए, एक कोई व्यक्ति, एक कोई हमारे पैनल डिस्कशन में एक जो देश के खिलाफ बोल, ये सारी बातें हमारे जो जवान जो अभी लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, भारी मात्रा में भी डिप्लॉयड हैं और भी जगह डिप्लॉयड है, उन तक ये सारी बातें पहुंचती हैं। उनको कैसा लगता होगा? आप 17,000 फीट पे आप बैठे हुए हैं, आप टेलीविजन देख रहे हैं, और जब कोई आपको बोलता है कि हमने ये कर दिया, हमने चीन को जमीन दे दी, हमने उसके दिल पे कैसा गुजरता होगा ये। मैं उन एरियाज में मैं सर्व कर चुका हूं। मुझे याद है एक वाकया मैं आपको बताता हूं। हम 86-87 की बात है। मैं जब सियाचिन पे था तो मैं 20,000 फीट पे था और कुछ नहीं था उस दिन। तो एक दिन मैंने रेडियो लगाया, वो ट्रांजिस्टर लगाया, तो उधर से आए, ये आकाशवाणी पटना है। आप मेरी खुशी का ठिकाना आप नहीं समझ सकते हो कि मैं सियाचिन में अपने पटना की बात में मतलब नाम आ गया। तो इतना सेंसिटिव होता है आदमी। और आप ऐसी जब बातें करते हो तो आपको मालूम है 62 की लड़ाई में मेरी नानी ने जब वो फंड्स कलेक्ट कर रहे थे तो 5 तोले का चेन उन्होंने वो, जबकि मेरे नाना जो थे वो स्वतंत्र पार्टी में थे और वो बिल्कुल हम लोग मतलब वो कांग्रेस से नफरत करते थे उस जमाने में, लेकिन उन्होंने फिर भी नेहरू जी के आह्वान पे 5 तोला का एक अपना गोल्ड का चेन उन्होंने दिया था। और आप देखिए कि आज ये लोग जब ऐसी कम से कम अगर कुछ करना अच्छा नहीं कर सकते तो मुंह तो बंद रखो। बिल्कुल सही, कम से कम इस समय तो हाथरस मत करो, इस समय तो शाहीन बाग मत करो, इस समय तो कोई शर्जील इमाम जी। साहिल गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर योर टेक ऑन कॉकेसस वॉर राइट नाउ, आवर स्टैंड। साहिल गुप्ता जी के देखिए मैं इसको यूं कहना चाहता हूं कि इसमें मजहब मेन फैक्टर नहीं है। मजहब इसमें एक बहुत बड़ा सब फैक्टर है और सब फैक्टर रहेगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि आर्मीनिया एक पहला देश है जो कि उसने अपना आज से 1600 साल पहले उसने अपना ऑफिशियल रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी बताया था। लेकिन वहां लड़ाई किया है कि ये झगड़ा है रशिया जो कि अपने मोनोपोली यूरोप को एनर्जी सप्लाई का मोनोपोली, खास करके गैस की सप्लाई करने का मोनोपोली कायम रखना चाहता है, और बाकी देश जैसे यूएसए और टर्की और बाकी लोग जो उसका डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन फोर्सेस और मोनोपोली वाले फोर्सेस, ये उसके बीच में ये पाइपलाइन की द्वंद है,
द्वंद चल रही है। गैसप्रोम के जो हेड हैं वहां पे, जो कि पूरे गैस का वो उनका जो कि वहां की एजेंसी है रूस की, उन्होंने कहा कि अगर ये जो सदर्न कॉरिडोर यानी कि जो बाकू से तिब्लिसी और तिब्लिसी से तुर्की के कोस्ट पे जो जाएगी ये गैस कॉरिडोर, हम इससे मर जाएंगे, हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उन्होंने कहा। तो जब भी ऐसी कोई बात होती है तो जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात होती है तो युद्ध जैसी स्थिति पैदा, और फिर उसमें मजहब जो है वो आ ही जाता है। आपके यहाँ भी जब ये लोग आए थे, मैं वही बात कह रहा हूँ, जब मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ या अंग्रेज आए, तो वो भी तो इसीलिए आए थे ना, वो तो आपके लूट के लिए ही आए थे, लेकिन उसमें मजहब जोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि मजहब के नाम पे आप अपनी लूट की जो प्रवृत्ति है उसको आप एक शुद्धिकरण कर देते हैं, आप उसको एक जामा पहना देते हैं एक मजहब का। तो यही पहले। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि महमूद गजनी यहाँ 17 बार आया, 18 बार आया। वो क्यों आया था? वो आया था लूटपाट मचाने, लूट के ले गया। उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी हज नहीं किया था। और आपको मालूम है कि ये जितने सारे ये नालायक हमारे यहाँ, जो कि यहाँ पर अपने को सुल्तान और ये हमारे यहाँ अपने आप को यहाँ का शासक बताते थे, किसी ने कभी हज पे नहीं गया, क्योंकि इनको मालूम था लूटपाट करने आए थे, जैसे ही हज करने जाएंगे तो जो कोई भाई कोई भतीजा उनसे गद्दी छीन लेगा। पहली मुस्लिम शासक जो हज करने गई है वो थी बेगम ऑफ भोपाल। वो 1857 के बाद की उसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उसने अंग्रेजों का बड़ा साथ दिया, तो अंग्रेजों ने बोला कि आप जाइए बेगम साहिबा, आप जाइए हज के लिए, हम आपका देखभाल करेंगे। नहीं तो पूरे इतिहास में आज तक किसी ने हज नहीं किया था। तो ये सब लूटपाट का मामला होता है। मामला वो क्या कहते हैं, मामला है मार्केट का, मजहब तो एक बहाना है। सही है। श्रीनिजस जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर टू टेक ऑन पीओके? द मोर वी डिले हेवियर द कॉस्ट। पाक में गेट टर्किश सपोर्ट, पाक वोंट ब्रेक अंटिल फॉरेन इंटरफेरेंस। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, मैं निर्णय लेने वाला तो कोई मेरे अधिकार है नहीं, लेकिन इतना मैं आपको जरूर कह रहा हूं कि ये जो आपने गलवान में जो ये कार्रवाई देखी, तो उसका एक उद्देश्य था, वो था कि जो हम सड़क बना रहे हैं दरबुक से लेके दौलताबेग ओल्डी तक, उसको किसी तरह से बंद करवाया जाए। और क्योंकि वो सड़क जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को थ्रेटन करता है। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि हमने एक दिन भी वो सड़क का निर्माण नहीं रोका है। हमारे मजदूर भाई लोग, हैट्स ऑफ टू देम, कहाँ झारखंड से बच्चे वहां पर आके, और मैं जब था उस समय भी आते थे, वो 16,000 17,000 फीट में वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो रोड का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या पीओके को लेके आपने फिर देखा कि हमने वहां पर ग्लोब मास्टर को भी उतारा था। आपने देखा होगा कि वहां पर जितने हमने जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है वो बढ़ाई है। तो ऐसी बात नहीं है कि काम हो रहा है। इंतजार करें। जी, अगला जो है वो कोई है, ये कह रहे हैं, सैल्यूट टू यू बोथ सर, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल राहुल पंचाल जी पूछ रहे हैं, नमस्ते RSN सिंह जी, एडमायर योर थॉट्स। माय क्वेश्चन इज, व्हेन डू यू थिंक इज द राइट टाइम टू टेक बैक गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके एंड अक्साई चिन? तो सारा एक साथ मांग लिया है। मैंने इसका जवाब मैंने दे दिया कि लेकिन मैं आपको इतना मेरी जो अपनी जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जो है, इतना मैं कह सकता हूं कि चीन कभी ग्वादार पोर्ट नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। और वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कभी भी ये कार्यान्वित नहीं होगा।
जी, अगला सवाल सचिन कुमार जी पूछ रहे हैं आपसे कि आई एम गोइंग टू जॉइन आईआईटी बॉम्बे इन 2021 बट आई वांट टू बिल्ड माय नेशन, सो प्लीज गिव मी राइट पाथ टू बिल्ड माय नेशन, व्हाट शुड आई डू? जाइए आईआईटी में रह के भी नेशन बिल्डिंग हो सकती है, ऐसी क्या बात है? नहीं, जरूर जाइए आ, आप लोगों के ब्राइट लोगों की जरूरत है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि खूब मन लगा के पढ़िए और अपनी थिंकिंग ओरिजिनल रखिए, और हमको ओरिजिनल थिंकर्स की जरूरत है। करेक्ट। हमको ओरिजिनल थिंकर्स की जरूरत है। साहिल गुप्ता जी पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी ऑन ओवरसीज मिलिट्री बेसिस लाइक द यूएसए? नहीं, शायद आपको मैं, जैसे हमने जिबूटी में हमने फ्रांस के साथ अंडरस्टैंडिंग किया हुआ है कि हम उनके जो फैसिलिटीज हैं वो ये करेंगे। हमने लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट ये जापान के साथ, फिर अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ हमने किया हुआ है। हमने ये फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड्स पे हमने वहां पे कुछ राइट्स ली हैं। सीशेल्स में कुछ कोशिश जारी है। तो ऐसा नहीं है, हम भी वी आर मूविंग very deftly as far as our strategic moves in the Indian Ocean are concerned. ठीक है ना? अब ये पिछले सेशन का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद इस सेशन के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। ये है दीपक गुरु जी पूछ रहे हैं, सर इन पंजाब प्रोपेगेंडा स्प्रेड ऑन डायरेक्शंस ऑफ पाकिस्तान दैट इफ पीपल गो फॉर टेस्टिंग देयर ऑर्गन्स वुड बी हार्वेस्टेड, आप पीपल अरेस्टेड, सीएम ब्लेम्ड आप, योर शॉर्ट एनालिसिस प्लीज। आप मीन्स आम आदमी पार्टी? जी जी जी। No, I have a doubt about the nationalist credentials of this party. And well, एक मेरा आर्टिकल है, आप गूगल करके पढ़ लीजिएगा, आज से 7-8 साल पहले की लिखी हुई आर्टिकल है, केजरीवाल इंडियाज बिगेस्ट स्कैम। पहले होता क्या था साहब कि एक ये सीआईए के द्वारा एक इंस्टीट्यूटेड अवार्ड है जिसका नाम है रोमन मैगसेसे अवार्ड, और उस आर्टिकल में दिखेगा, मैंने पूरा ये उसका प्रूफ दिया है कि कैसे हाउ इट इज फंडेड बाय यूएसए। और ये इन लोगों को ये अवार्ड देके वेक्टर्स क्रिएट किया जाता था, समझे कि नहीं? जैसे किसी को एक किताब का अवार्ड दे दो, कोई वो फिर उसको की कम्युनिकेटर बना दो। और आपने देखा होगा कि जब मैंने कहा तो आपको कि जब ये व्यक्ति जब वहां गया था वाराणसी में मोदी साहब के लड़ने, तो 23 एनजीओ इसके फेवर में थे, सारे इंटरनेशनल एनजीओ थे। तो अब आप उसको अगर कोई देख ना पाए, हम तो समझा ही सकते हैं ना लोगों को, और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने एक और चीज देखा होगा, एक और चीज आपने देखा होगा कि इलेक्शन के पहले वो इलेक्शन दिल्ली में, याद कीजिए, जब चर्च पे पत्थर फेंके जा रहे थे, वो सब एक सुयोजित तरीके से वो हो रहा था। सो देयर आर, इस आदमी ने दुबई में जब इलेक्शन फंडिंग में किससे ये पैसा लिया है, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की है इसकी बात? और ये एक महिला थी, वो देखिए उसका नाम श्रीमित ली। आपको मालूम है कि ये पूरा जो एजिटेशन हो रहा था, वो महिला फॉरेन से उसको बुलाया गया था, वो इनको सिखा रही थी कि वो पूरा एजिटेशन कैसे चलाना है। और जब ये एजिटेशन चल रहा था, तो आपकी ये जो विदेशी महिला है, आप देख लीजिएगा कि वो बाहर, जब भी कुछ ऐसा होता है, विदेशी महिला बाहर चली जाती। और एक बात बताइए कि हमारे 2 बड़े अच्छे नेता जेटली साहब और सुषमा जी, उनका स्वर्गवास हुआ, उनकी पूरा इलाज हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हुआ, यहीं पर उनका जो भी हुआ, और लोगों का, रामविलास जी का भी वो हुआ है, इलाज यही हुआ। ये कौन सी इतनी बड़ी महिला है कि इसका बीमारी भी सीक्रेट है, यहां से उड़ के चली जाती है और आप लोग पूछते भी नहीं हो कि कहाँ गई है, और सरकार आपको बताती नहीं है ये बात।
क्या क्या मतलब इसका 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 बीमारी का भी कुछ वो है क्या, मतलब इसका बीमारी का इतना बड़ा स्टेट सीक्रेट है जो कि जेटली साहब और उसका नहीं थी? तो सवाल तो हम ही नहीं पूछते हैं, जब मर्जी होता है उड़ के चली जाती है, और फिर आप पूछते हो कि केजरीवाल, अरे केजरीवाल कुछ नहीं, उसका बी टीम है। पूछो, आप बताएं कि क्या क्या सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा था, दीवान मनमोहन सिंह को ये चिट्ठी लिखा था कि इस आदमी को दिल्ली से बाहर नहीं पोस्ट करना चाहिए? चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जी। तो स्पष्ट हो गया कि आप जो है वो एंटी नेशनल है। अनंत कार्तिकेय, इफ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट्स एंड आवर ब्रेव आर्मी एनी हाउ सेव्स आवर नेशन फ्रॉम 2.5 plus other fronts, what kind of changes would you like to see after a great reset in India? नहीं, क्या अगर क्या एक बार फिर ये सवाल दोहराइएगा, क्या 2.5 फ्रंट्स पे अगर युद्ध के बाद कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होता है, हमारी सेना हमको बचा लेती है, उसके बाद फिर हम क्या चेंजेस करेंगे? देखिए, मैं चेंज, चाहे वॉर युद्ध हो, जब तक ये सृष्टि या ना हो, जब तक ये सृष्टि रहेगी, युद्ध होंगे, शांति के भी पर्व होंगे, लेकिन मैं इतना ही आपको कहूंगा कि अपना आत्मविश्वास ना खोएं। दुनिया में, हिंदुस्तान में जितनी मैं अभी त्रुटियां देखता हूं हम लोगों में, वो सिर्फ इसीलिए है कि हमारे आत्मसम्मान को किसी ने कुचल दिया था, और एक व्यक्ति आया है, उसने कुछ नहीं किया है, उसने एक 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 एनवायरनमेंट दिया है कि हमारा आत्मविश्वास जो है वो रिस्टोर हो रहा है। और एक बात हमेशा याद रखें, आपको खतरा हमेशा ये जो राक्षसी ताकतें हैं उसी से होता है। राक्षसी ताकतें, मान लीजिए कि कोई क्लासिकल सिंगर है, कोई राक्षसी ताकत आके उसको बोलेगी तू क्या कर रहा है, ये है राक्षसी ताकत। राक्षसी ताकत उसको वो कहेगा कि तू दिन में 2 बार स्नान क्यों करता है। ऐसे ही राक्षसी ताकतों ने आके आप पर, वो राक्षसी ताकतों को के आपको यहाँ देने के लिए कुछ नहीं है। वो वैसे ही आई थी, आपके साथ रह के उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत यहाँ पे उन्होंने ग्रहण कर लिया लेके। तो खतरा जो है ये हमेशा राक्षसी ताकतों के, हमारा धर्म सनातन धर्म है, ये अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसलिए हमको ना किसी इंपोर्टेड इज्म की जरूरत है, ना किसी इंपोर्टेड आइडिया की जरूरत है, ना किसी इंपोर्टेड हमको ये विचारधारा की जरूरत है। अति सुंदर। आप अपने चिराग जी पूछ रहे हैं, व्हाट पॉलिसीज दैट सीम नॉन कंट्रोवर्शियल कैन द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट टू इंसेंटिवाइज इंडियंस टू रिमेन सनातनी और रिवर्ट बैक टू सनातन धर्म? नहीं, देखिए, ये सरकार का ये काम नहीं, सरकार का काम नहीं है, लेकिन हमारा एक इसमें योगदान जरूर हो सकता है कि अभी आपने जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं जगह जगह जाता हूं तो मैं कहता था कि भाई ऋषियों के नाम मैं बताता था, और मैंने उनको कहा कि भाई आप देखिए इन ऋषियों में ब्राह्मण कितने थे। वो हैरान हो जाते थे। ऋषि दुर्वासा, ही वॉज नॉट ए ब्राह्मण। अगर आप उनको कहना चाहें तो ये अंग्रेजों की भाषा में जो आज दलित शब्द का इस्तेमाल होता है, दुर्वासा ऋषि। आपको मालूम है कि आखिरी में वही आते हैं ना भगवान राम से मिलने, और वो जब वो यमदूत आते हैं और फिर वो ऋषि दुर्वासा उनसे मिलने आते हैं। वाल्मीकि ऋषि, अगस्त ऋषि, मैं तो ये 3-4 मैं आपको नाम मैं बता रहा हूं। कितने साधु संत, ये कभी ये हमारे जहन में ख्याल भी नहीं आया। लेकिन ये देखो, ये इतने धूर्त है,
ये धूर्त हैं इतने कि कल मैंने उस दिन टेलीविजन पे बताया, ये जब हाथरस वाली बात हुई तो मैंने कहा कि ये बार बार अगर आप दलित का नाम लोगे इसमें, तो मैं भी, ये जितने पैनल में लोग बैठे हुए हैं ना, मैं बोलूंगा ये शिया है, ये अहमदिया है, ये अशरफ है, ये अजलाफ है, ये रोमन कैथोलिक है, ये प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट का क्यों रेप हुआ, सुन्नी का क्यों नहीं हुआ, शिया का ही क्यों हुआ, कश्मीर में शिया का भी क्यों रेप हो रहा है। अगर ऐसे नैरेटिव चलाओगे, कौन सा ऐसा दुनिया में देश है आप बताइए कि जहां पे समाज में अलग अलग तरह के लोग न रहते हो, या समाज में फिजर्स नहीं? क्या सऊदी अरेबिया में नहीं है? क्या ईरान में नहीं है? क्या वहां पे नहीं है? क्या युद्ध नहीं हुआ है प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में? तो ये सारे मैं यही कहता हूं कि ये सब हमने इन चीजों पे कभी गौर नहीं किया। कृपया आप इन सब जो मैंने जैसे ऋषियों की बात की, आप उनकी आप खुद ढूंढ के निकालें इसको, और ऐसी ये जो चीजें जोड़ती हो वो हमारा कर्तव्य है कि उसको हम पब्लिक में लाए। जी। विरल पटेल जी आपको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। जय हिंद। नमस्कार। अगला बाला बोलो जी पूछ रहे हैं, RSN जी, चीन से युद्ध के बीच में IAF का मोटर सीच को रशियन हेलीकॉप्टर एयरप्लेन के मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहा है? IAF का समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। आई फील वेरी बैड। चीन से युद्ध के बीच में IAF का मोटर स्विच को, ये सवाल क्लियर नहीं है बाला बोलो जी, आप जरा इसको दोबारा पूछ लेंगे तो ठीक रहेगा। उषा जी पूछ रही इसके बारे में शायद जवाब दे भी नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, पहली बात, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है जो भी ये पूछ रहे हैं, और मैं इसमें मैं सही आदमी नहीं होऊंगा इसको उत्तर देने। उषा जी पूछ रही हैं, सर, हिंदूज आर नॉट कमिटेड टू धर्म लाइक बिफोर. It's clear that we are headed for a civil war and most of us don't understand or care. Are we fighting our final battles and will India remain Hindu? देखिए, मेरा अपना ये मानना है और मैं बार बार ये कहता हूं कि धर्म जो है इज अ सेट ऑफ एटर्नल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अभी मैंने व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से मेरे पास किताब है द कॉस्मिक यजना। मैंने ऋग्वेद से पूरे जो अपने जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स है और जो अपना जो ये कॉस्मिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं ऋग्वेद से लेके मैं निकाल के भेज रहा हूँ, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड उसकी एक्यूरेसी को देख के। तो हमारा जो सनातन धर्म है और जो वेद है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, समझे कि नहीं? और दुनिया में आप बताओ कोई ऐसा एक ग्रंथ, आप जैसे एक बात कह रहा हूं कि उच्चारण पर, क्योंकि दुनिया में सब कुछ है, वो है साउंड है। हर चीज जो वाइब्रेट करती है वो साउंड पैदा करती है। उस साउंड से अगर सोल्जर्स मार्चिंग इन यूनिजन, अगर वो पुल से जा रहे हैं तो पुल को तोड़ सकते हैं। ये साउंड की क्वालिटी, तो हमने उस साउंड की जो साइंस है उसको हमारे पूर्वजों ने समझा है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये जो हम वेदों से जो हम ये भक्ति की तरफ आ गए, मेरी मतलब आप समझ रहे ना, हम कहीं पे अनसाइंटिफिक होते गए। भक्ति का मतलब ठीक है, तू मी माता, तू दिन भर आप गाते रहो, दिन भर हे ईश्वर मेरे को ये दे दो, मैं तुमको इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, वो आपकी भक्ति अपनी जगह पे ठीक है, बट भक्ति कैन नॉट बी द नैरेटिव। और इसीलिए मैंने देखा है, मेरा अपना ये ऑब्जर्वेशन है कि साउथ इंडिया में जितने ब्रिलियंट लोग जितने हुए, चाहे वो रामानुजम हो या सीवी रामन हो, they were all anchored in Vedas. वो भजन गाने वाले लोग नहीं थे, बिकॉज उनका मैथमेटिकल ब्रेन ऐसा था, उनका साइंटिफिक। तो आप अगर हमारे ये जो हमारे जो वैदिक जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारे वेदास है,
उस पे अगर आप कायम रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वो आपके दिल और दिमाग के डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा है. And I can assure you that you will produce brilliant of scientists, you will produce brilliant, because आपने कभी देखा, अच्छा आप गूगल करके देख लीजिएगा कि अगस्त ऋषि ने जो वो ड्राई सेल बनाया था उसके बारे में आप वो देख लीजिएगा, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी है और वो पूरा श्लोक दिया हुआ वो ड्राई सेल में क्या क्या उसको इस्तेमाल होता है, कॉपर सल्फेट और इस तरीके से. अगला सवाल ले तो ले. इसलिए वैसे तो हमारे यहाँ अगुण और सगुण को एक ही बताया गया है. अगुण अरूप अलख अजजोई भगत प्रेम बस सगुण सुहोई. अगला सवाल ले लेते हैं. डेस्क, हाँ जी, डार्क लाइट. ओके, थैंक यू संजय जी, यू बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज. थैंक यू अगेन. थैंक यू वेरी मच सर. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. टाइम ट्रैवलर जी पूछ रहे हैं, ट्रेटर्स ओल्ड एंड न्यू, व्हाई नॉन नेटिव्स जस्ट वांट अ पीस ऑफ नेटिव्स सनातन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया. ये तो लगातार यही बता रहे हैं आपको, अभी तक जो भी बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ये जो आपके जो फॉरेन मजहब हैं या फॉरेन नैरेटिव्स हैं, इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं, इंपीरियलिस्ट मजहब हैं, वो क्यों हमको दबाना चाहती हैं, अभी तक यही बताया गया है. तो मेरे विचार से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आरएसएन जी इसमें? नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भाई देखिए, जो भी बाहर की ताकत आती है, अब आपको ये विदेशी महिला वो क्यों कहेंगी कि वो हिंदुस्तानी लोग महान होते हैं, या आप कोई मान लीजिए कोई मुगल आए या उसके पहले मान लीजिए अफगानिस्तान से कोई शासक आया, वो क्यों कहेगा कि आपकी संस्कृति बहुत महान है? फिर वो आपको रूल कैसे करेगा? तो वो तो करेगा नहीं. अब इतने सालों के बाद आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि आपको कहीं कहीं आपको लग रही है कि जैसे फिजा बदली हुई है. ये बदली हुई फिजा का असर है सर, कि हम लोग और आप बातचीत कर रहे हैं. जी. बाला बोलो जी ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है, मोटर स्विच यूक्रेन की कंपनी है जो 2010 से आईएफ के लिए काम कर रही है, जिसको चाइनीज ने मेजर स्टेक लिया. ये आपको निवेदन कर दिया आरएसएन जी ने कि इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएंगे. और वैसे भी आप नहीं, मैं इतना मैं कह सकता हूं कि देखिए, ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं और ये जाहिर सी बात है कि ये सभी को इनके क्लाइंट्स कोई भी हो सकता है. कई बार हमने जैसे जियोपॉलिटिकल कारणों से हमने कई को रिक्वेस्ट किया है कि आप देखिए भाई, आप पाकिस्तान को ना सप्लाई करें, वो तो वहां तक ही है. लेकिन आप ये सारे ये इंटरनेशनल आर्म्स बिजनेस करते हैं, आप किसको ये करें. आजकल एक बात बता दें आपको दीक्षित साहब की, आजकल प्लेटफॉर्म उतना अहमियत नहीं रखता. मतलब अहमियत की प्लेटफॉर्म उसका मान लीजिए जिसको हम जैसे मान लीजिए इंजन हो और ये वो ठीक है, सब कोई शिप हो, कोई एयरक्राफ्ट हो, वो उसकी अपनी एक वो है. लेकिन उसके साथ जो पैकेज जो आता है, इलेक्ट्रॉनिक पैकेज, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पैकेज जो आता है, ये जो उसके साथ वेपन सिस्टम्स आते हैं, वो आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और वैसे भी मेरे ख्याल से इनको विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इस समय चाइना को अच्छी तरह से टैकल कर रहे हैं और टैकल कर लेंगे. यदि ऐसा भी है तो उनको सब ध्यान है, इसलिए ज़्यादा आप परेशान इस मामले में ना हो. अगला है अनदर लव जिहाद केस इन लखनऊ. अब ये तो लव जिहाद का काउंटर लव जिहाद ही हो सकता है. उसके लिए तो वो भी नहीं. आप अपने भाई बच्चों को सेंसिटाइज करें. वो उनको ये मालूम नहीं होता है कि वो किस खाई में वो गिरने जा रहे हैं. और ये सिर्फ एक प्यार और मोहब्बत की बात नहीं होती. ये आपके आने वाली जो नस्लें हैं उसकी बात होती है. अब कोई
अगर किसी को तैमूर की मम्मी बनना पसंद हो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन कम से कम आप जब ये कहते हैं कि एक सेक्युलर देश में सारे धर्म और सारे मजहब बराबर हैं, तो फिर शादी के बाद ट्रिपल तलाक क्यों? अगर सभी बराबर हैं, आप कहते हैं अगर मोहब्बत, इतनी बड़ी मोहब्बत भाई, तो ट्रिपल तलाक, देखिए तिलाके बिद्दत गया है, ट्रिपल तलाक नहीं गया है। ये लोगों को गलत फहमी ना हो। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को इलीगल का किया गया है, ट्रिपल तलाक वो अभी भी है, ठीक है ना? तो अगर लोग ना समझा पाए तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? तो समझाना तो बिल्कुल इनको चाहिए, और कम से कम अपनी बच्चियों को ये तो समझा सकते हैं कि सनातन धर्म में तुम बराबर हो, और जहाँ जाने के प्रयास कर रही हो वहाँ जाके तुम सेकंड क्लास बन जाओगी या थर्ड क्लास बन जाओगी। इतना भी अगर हम सेंसिटाइज नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। विरल पटेल जी पूछ रहे हैं, हाउस पीएम मोदी? आपसे पूछ रहे हैं पीएम मोदी कैसे हैं? भाई मुझे ये सवाल पूछा, अब आप आजकल एक वो चला हुआ है ना, ये एक टर्मिनोलॉजी मोदी भक्त, तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, अगर एक आदमी जो 17-18 घंटे काम करता हो देश के लिए, एक आदमी जिसके न आगे कोई न पीछे कोई, और न उसको अब किसी के लिए धन कमाना है, और पूरा समय, जैसा मैंने कहा, 17 से 18 घंटे देश के लिए जो समर्पित करता हो, तो मुझे क्या शिकायत हो सकती है कैसे आदमी से? बिल्कुल सही अगर फरमाया। आपको शिकायत है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुझे तो एक ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो इस तरीके से, जो भाई ये तो नहीं कह रहे ना कि हमने भारत की आजादी में, देखो हमने ये सर्टिफिकेट, देखो जेल में हमने काटा था, तो हमको मंत्री बना दो, मंत्री नहीं बना तो फिर आप बन गए, फिर बेटे को मंत्री बना दो, तो वो वाली तो कहानी है नहीं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, देखिए कि ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से हम कहीं निकल के आए। और आप फिफ्थ कॉलमनिस्ट की बात करते हो, जो डायनेस्टीज होती है ना, जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज होती हैं बाहर की, मैं RNW में काम किया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि डायनेस्टिक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको एक्सटर्नल एजेंसीज के लिए मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। आप ये फिफ्थ कॉलमनिस्ट की बात कर रहे थे, आप वो राहुल गांधी ऐसे ही छुप छुप के थोड़ी गया था, डोकलम क्राइसिस में, और वो जो MOU साइन किया, मुझे तो हैरानी की आज तक कोर्ट ने पूछा नहीं कि भाई ये बताओ कि आपने वो MOU साइन, आपको मालूम है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोग लुइस को नहीं मारना चाहते थे। जब लोगों को पता चला कि वो सीक्रेट एग्रीमेंट इसने साइन किया हुआ है ऑस्ट्रिया से और ये बाकी देशों से, तब उन्होंने कहा कि ये तो गद्दारी का काम है, तब उन्होंने उसको गुलोटिन करने का वो किया। और यहाँ पर एक वो ये जो शी जिनपिंग है वो पीछे खड़ा है, और माँ और बेटा बैठ के वो कर रहे हैं। क्या, कौन सा MOU साइन आप कर रहे हो? इससे ज्यादा देशद्रोह और क्या हो सकता है? और ये फारूक अब्दुल्ला जो ये कह रहा था कि मोदी साहब उसको गुजरात बुलाए और वहां बुलाए, अरे वो एक प्रोटोकॉल है, कहीं भी हेड ऑफ स्टेट विजिट करेगा एक दूसरे के यहां, जिसके साथ आपके बिजनेस के रिश्ते, और बिजनेस के रिश्ते आप ना ये नहीं कर सकते क्योंकि वो भी WTO का मेंबर है, तो क्या वो नाले में जाके वो शी जिनपिंग से ये करेगा? ये तो खैर बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने जो बताया बिल्कुल इनका स्पष्ट हो जाना चाहिए। सतीश दास जी आपको चरण स्पष्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगला ले लेते हैं। कार्तिक जी पूछ रहे हैं, सर ये क्या विनाश काले विपरीत बुद्धि का समय है हिंदू विरोधियों के लिए?
देखिए, एक बात तो जरूर मैं कहूंगा कि क्या मैं बोला, बड़ी बेचैनी, बड़ी तड़प है। और तड़प इसलिए है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि ये सच्चाई कैसे आ रही है, और सच्चाई इसलिए आ रही है क्योंकि ये सोशल मीडिया ने सब कुछ खोल दिया है। बिल्कुल सही। पहले क्या था, 4-5 अखबार थे, आप उनको कंट्रोल कर लिया आपने, हिंदुस्तान का जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कंट्रोल कर लिया। अभी तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना फास्ट है, तो इसलिए अब इनको लग रहा है कि अरे ये कैसे लोगों को पता चला कि ये कारवां लूटे जाते थे, मक्का से चला था, कौन कौन लूटने वाला था वो कारवां में, कैसे पता चला, ये लूट की बांट कैसे ये हो गई। आपको अगर पता चले कि भगवान राम अगर गए अयोध्या में और उसके बाद वहां पर उन्होंने ढेर सारा पैसा और चांदी सोना लूट पाट के ले आए पुष्पक विमान से, तो क्या आप उनको भगवान मानोगे? आप नहीं मानोगे। यही फर्क होता है धर्म और मजहब में। अब ये चीजें हम बोल रहे हैं, ये चीजें अभी मैं बात कर रहा हूं, ये अपलोड हो जाएगा, ये कई लोगों के साथ शेयर होगा। अब वही बेचैनी हो रही है इनकी कि सच कैसे। और मैं हमेशा कहा हूं कि सनातनी लोगों को तो सच, मतलब सोशल मीडिया से अच्छा चीज कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच हमारे साथ है। करेक्ट, और बिल्कुल जो करेक्ट। सत्य नहीं हो वो सनातनी नहीं हो सकता, वो सनातन का हिस्सा नहीं हो सकता। जो डीपीएस, अवैज्ञानिक है वो सनातन का हिस्सा नहीं हो सकता। जी अगला प्रश्न ले लेते हैं। डीपीएस जादौनसी आपको प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर CIA KGB मोसाद की तरह फारूक जैसे राष्ट्रद्रोहियों को खत्म क्यों नहीं करा देता? हम इतने इमेज कॉन्शियस क्यों हैं, जबकि इजराइल अपने दुश्मनों को मारता है और फख्र से सबको बताता है? ये रॉ का काम नहीं है, उनका चार्टर ऑफ ड्यूटीज नहीं है ये। लेकिन और ये इंट एजेंसीज का भी चार्टर, इंट एजेंसीज का क्या काम है, सारे तथ्य इकट्ठा करके वो सरकार को दे देती है, ठीक है ना। अब बाकी सरकार की कार्रवाई है। और हम चाहेंगे कि इस युद्ध जैसी स्थिति में, फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी है, तीनों का योगदान होना चाहिए देश के सिक्योरिटी एफर्ट में और उसके वॉर एफर्ट में। इसमें जुडिशरी अलग अपने आप को नहीं कर सकती है, लेजिस्लेचर की अपनी वो है, जी लेजिस्लेचर की अपनी कुछ लिमिटेशन है। जी विरल पटेल जी कह रहे हैं, अच्छा बिग फैन संजय सर, आई हैव ऑर्डर्ड वन ऑफ योर बुक, थैंक यू, बट विल आस्क यू क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग इट। आप उससे पहले भी पूछ सकते हैं। कल फिर अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ मेरा उस पुस्तक पे एक कार्यक्रम होने वाला है इसी समय 10 बजे। जयपुर डायल पार्थिक पांड्या, व्हाई दिस गवर्नमेंट सीम्स हेल्पलेस अगेंस्ट फेक न्यूज मीडिया लाइक द वायर, नो एक्शन टू जोनो वाज फोर्सिंग फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट इन हाथरस केस। चित्रा त्रिपाठी की बात कर रहे हैं शायद आप जी, ये फेक मीडिया की बात कर रहे हैं। नहीं, फेक मीडिया, देखो यही फेक लोग पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में थे। और मुझे याद है दीक्षित साहब की उस समय जब 370 नहीं हटा था, तो मैं एक चैनल पे जाता था, वो एक सीरीज भी करता था जय जवान, वो जय जवान वो करता था अपने टीआरपी के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन वो क्या करते थे कि वो 370 पर डिस्कशन करवाते थे, और उसके बाद वो क्या करते थे कि इस तरह से बैठाने का अरेंजमेंट करते थे कि अगर 70-80% मतलब अगर फौज के खिलाफ है तो वो एक तरफ बैठेंगे, और वो 2-3 बुजुर्ग बुजुर्ग हमारे जनरल साहब लोग को बुलाते थे, और वो बेचारे उनसे पहले कुछ कहवा के उसके बाद खुल के गाली दिलवाते थे कि रेप कर रही है, वो कर रही है। अब वही लोग जब देखिए उनकी दुकानें बंद हो गई, तो कोई मिंट, कोई टिंट, कोई सेंट, कोई प्रिंट, पता नहीं क्या क्या, ये सब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। तो अब आप उनको सीरियसली मत लिया कीजिए इतना, वो उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सर वी फील blessed hearing both you intellectuals. I'm a scientist in ESA, never interested in history and politics, started reading. Thank you and keep continuing spreading knowledge. Thank you very much sir, thank you from both of us. अगला प्रश्न कृपाल पटेल जी पूछ रहे हैं, RSN सिंह जी सर को प्रणाम सर, हमारे एजुकेशन से लेफ्टिस्ट की लिखी गलत हिस्ट्री कब निकाली जाएगी?
नहीं, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। आई एम जस्ट एक मैं आपको आप इसका सरस्वती सिविलाइजेशन का ले लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ले लीजिए। आपको मैं कुछ फोटोग्राफ दिखाता अभी, कोई एक मतलब में एक नॉर्मल आदमी, एक 8वीं क्लास का बच्चा भी वो कहेगा कि ये शिवलिंग है, ये पीपल का पेड़ है, ये नंदी बुल का ये है, वो सारे वो ये योगी पोस्चर में, कोई वो मेडिटेशन में है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी ब्रेजन वे में ये सब नैरेटिव चलाया गया है इस देश में, तो ये सब बदलने की जरूरत है। मैंने देखा नहीं है कि ये अभी स्कूल के लेवल पे कौन सी क्या हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है मैंने, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूँ कि कुछ काफी कुछ सुधार हुआ और काफी कुछ होना बाकी है। लेकिन समस्या आ रही है उन स्टेट्स में जहां पे ये नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है, वहां पर अभी भी वही कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, वैसे एनईपी के अंतर्गत न्यू टेक्स्ट बुक राइटिंग का काम अब आरंभ हो रहा है। हमें आशा करनी चाहिए और प्रेशर बना के रखना चाहिए। जैसे पहले भी कहा कि आपको सरकारों को मजबूर करना पड़ता है, RSN सिंह जी ने कहा था, तो सरकारों को, आपकी चुनी हुई सरकार है और उसको मजबूर करने का आपको पूरा अधिकार है। उस अधिकार के प्रति आप पूरी तरह से सचेत रहें। पलक जैन, हाउ कैन वी काउंटर पाकिस्तान न्यूक? पाकिस्तान का न्यूज का वेल ये तो आपको मालूम है, और ये कोई कहने की जरूरत नहीं है कि आप दोनों का साइज देख लीजिए, दोनों कंट्रीज का। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो चुराई हुई टेक्नोलॉजी है हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी, और चुराई हुई टेक्नोलॉजी कभी कामयाब नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि बालाकोट के बाद तो ये पक्का हो गया ना कि ये कुछ करने के लायक है नहीं, झूठा। बिल्कुल वो एक स्पेक्ट्रम में ये कहते थे ना कि एक स्पेक्ट्रम के एक एंड में न्यूक्लियर वेपन्स है और दूसरे एंड में कन्वेंशनल वॉर है, जो कि दोनों होगा नहीं तो बीच में आप प्रॉक्सी वॉर करते रहो। तो मोदी साहब ने जाके ठोक दिया बालाकोट में। और उनका ब्लफ जो है वो खत्म हो गया। अनीता वी जी पूछ रही है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इस्लामिक सेपरेटिज्म बिल proposed by the French government to counter radical Islam? Should India do the same? समय आएगा, ये समय आ गया है उसका। आप इससे भाग नहीं सकते। और फ्रांस में भी मैं जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहा हूँ ना, यही वहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस। आप बताइए सब, चलो मैं तो मानता हूं कि हम बहुत इंटॉलरेंट लोग हैं, हम बहुत क्रूर लोग हैं, मान लो तमाम चीजें आप हमारे में बोलते हो, अनसिविलाइज्ड है, जो भी हो। ये यूरोपियन कंट्रीज जो इतने इवॉल्व कंट्रीज जिसको आप कहते हो, वहां पर ये क्यों हो रहा है? वहां पर क्यों नहीं ये एसिमिलेट हो पाए? उनको तो यही नहीं मालूम है, एक मोरक्को का लड़का है, उसको यही नहीं मालूम है कि वो मुसलमान है या फ्रेंच है। क्या कि मोरक्को से उसका कोई राता रह नहीं गया है। फ्रांस को अपना देश नहीं मानता, उम्मा का वो हिस्सा बना नहीं है। तो दिस आइडेंटिटी क्राइसिस कैन बी किलिंग, आई एम टेलिंग यू। और भगवान से और अपने पूर्वजों से आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना कि आपको उन्होंने एक आइडेंटिटी दी है। हिमालय, गंगा नदी, ये भारत, ये इंडियन ओशन, ये सारा आपको एक आइडेंटिटी दी है, आपकी मिट्टी। You cannot imagine how fortunate we are. शशांक कुमार जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज योर सोर्स बिहाइंड द क्लेम दैट फारूक अब्दुल्लाह's ancestor was called Raghav Ram Kaul? If you have invited me, I don't speak facts. I don't speak just out of the hat. मैं यूं ही थोड़ी बात करता हूँ, कुछ रिसर्च में करके आता हूँ, ठीक है। उनका नाम था राघव राम कौल। उनका नाम था राघव राम कौल। मंदर श्रृंगारपुरे, what was the percentage of Muslims from India that voted for formation of Pakistan? How much percentage of Muslims from India actually went to Pakistan after partition? ये बड़ा अच्छा सवाल है, एंड
आपको मैं बता दूं कि 86% of the Muslims in India voted for the Muslim League in 1946 elections. Muslim League means they voted for Pakistan, 86%. इसमें एक ऐड कर दूं मैं आपकी जी इजाजत से। 86% तो ओवरऑल था, लेकिन जो आज का भारत का जो भूभाग है इसमें जो वोटिंग हुई थी उसमें 93% था, और जी जी सेंट्रल असेंबली में 100% सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। जी जी सर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के क्रिएशन में सबसे ज्यादा हाथ बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का था और मुल्लों का था। और आज ही एक टेलीविजन पे हमारी चर्चा हो रही थी, मतलब मैं एक फोनो दे रहा था, तो उसमें कहा गया कि कश्मीर घाटी में कुछ स्कूलों में इस तरह के रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि हाँ, वहां मदरसों और मस्जिदों तो मैं जानता था, वहां जितने दीक्षित साहब जितने मदरसे और मस्जिदें हैं कश्मीर में 1980s के बाद, ये सारे अपने यूपी और बिहार के मुसलमान जो हैं, ये सारे मौलवी जो है, वही वहां पर रेडिकलाइज किया है उन्होंने जाके। वहाबिज्म का सबसे ज्यादा अगर कहीं इम्पैक्ट पड़ा है तो ये इन्हीं का पड़ा है। और जो सवाल ये पूछा सब आपने, सारे जी देवबंद से जाके वहां पहुंच गए हैं कश्मीर जी में। जी जी जी। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स एक्चुअली वेंट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, ये पूछ रहे मुझे हैं। मुझे लगता है 15%, 15-20% यहाँ से गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं गए। वो मुहाजिर कितने हैं, वही लोग गए। वही, वो तो सवाल यही लोग पूछते हैं ना, सवाल तो यही लोग पूछते हैं कि भाई आखिर हु वांटेड पाकिस्तान। पंजाबी को तो चाहिए नहीं था, वहां पर तो यूनियनिस्ट पार्टी थी, वहां पर तो दे वर वेरी लेट एंट्रेंट्स एज फार एज दिस एंटायर पाकिस्तान मूवमेंट वाज कंसर्न। सिंध यूनाइटेड पार्टी थी, वो नहीं चाहती थी, वहां भी उनको बहुत बाद में मैनिपुलेट किया गया। बलूचिस्तान को तो कब्जा किया गया, और खैबर पख्तूनख्वा को आपको मालूम है कि खान अब्दुल गफार खान वो तो रो रहे थे जब उन्हें ये पता चला कि उनको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो हु वांटेड पाकिस्तान, वो तो चाहते नहीं थे। ये हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के मुसलमान वहां गए और आज रो रहे हैं वहां पे जाके, आज वहां पे ये रो रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। सर, ये मुगलों को मोहम्मडन कब तक औरंगाबाद, अकबरमार, बख्तियारपुर, क्या हम कभी संभाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम पर कुछ देखेंगे? नहीं, बख्तियारपुर का तो मैं और पुष्पेंद्र जी बेगूसराय गए थे, तो वहां भी ये बात हमने उठाई थी कि देखिए साहब, मतलब क्या ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसी के बगल में रेलवे स्टेशन, ये जगह है बख्तियारपुर, हमारे पटना के पास में ही है। बख्तियार खिलजी के नाम पर है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को, आपने मालूम है कि किस तरह से उसने उसको ध्वस्त किया। और कितना, मतलब आप तो जानते हैं वहां पर पूरे इंडियन ओशन रिम के जो देश है वहां से लोग आते हैं। गया हूं आपको मैं मालूम है कि 7 नालंदा और बख्तियारपुर दोनों देखे हैं मेरे। जी, 7 स्टोरी की लाइब्रेरी थी सर, 7 स्टोरी। कैन यू इमेजिन? तो क्या क्या हमारा गया होगा। और ये बहुत बहुत शर्म की बात है। ये गाजियाबाद, आप गाजी के नाम पे, गाजी मीन्स मुस्लिम वॉरियर, गाजियाबाद आपने नाम रखा हुआ है बख्तियारपुर। उस नालायक, मैं वो कहानी में नहीं जाना चाहता कि वो क्या हुआ था, किस लिए उसने ऐसा किया, क्योंकि उनको यही कह के गया था कि पूरी जो
पूरी कायनात जो है, दुनिया का सारा ज्ञान जो है वो कुरान में है। इसके बाहर दुनिया में कुछ नहीं, ना इसके पहले कुछ था, ना इसके बाद कुछ होगा। जब जी, इस मानसिकता से कोई आए तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या। अगला प्रश्न है मेघनाथ जी, ये इस तरह के प्रश्न न पूछा करें, मैं पहले भी आपको एक बार कह चुका हूँ। ये आपका प्रश्न जो है ये अत्यंत ही ऑफेंसिव है, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न विरल पटेल, RSN सर, हु इज मोर सेक्युलर, पाकिस्तानी मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स? दोनों में से सेक्युलर कौन है? आपने दिस इज हार्डली पूछ रहे हैं। नहीं, मैं इस बात का एक जवाब देना जरूरी है। दोनों जगहों के मुसलमान से आप एक चीज बोले कि टिक मार्क उनको कहने को बोलो कि क्या आप जिहाद पे विश्वास करते हो, क्या आप गजवाए हिंद पे विश्वास करते हो, क्या आप उम्मा पे विश्वास करते हो, क्या कैलिफेट पे विश्वास करते हो? ठीक है, ये 4-5 चीजें आप उनसे पूछ लो। जो इसमें अगर कहता है कि नहीं विश्वास करता है, गजवाए हिंद में नहीं करता है, कैलिफेट पे नहीं करता है, जिहाद में नहीं करता है, उम्मा में नहीं करता है, वो सेक्युलर है। और इसमें से अगर किसने 2 टिक भी मार दिए तो वो नॉन सेक्युलर है। लेकिन जवाब आपको भी मालूम, जवाब आपको भी मालूम। सभी को मालूम है, ये हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। भाई टेस्टिंग और क्विज क्वेश्चन ना पूछें कृपया। लियो लेनिस्टर, सर, व्हाई इंडियन PR इज सो बैड एंड वीक इन वेस्ट? क्या? से अगेन? Why is Indian public relations so weak and so bad in the West? No, I Western don't think countries. so. No, I don't think so. Today, geopolitically, I mean, the way we have handled the situation, I mean, जो भी situation emerge कर रहा है, today you see, I mean, we are being sought after by everybody. By Japan, Australia, US, we have a strategic partnerships, Indo-Pacific strategy की बात हो रही है, इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की। यू आर ए पावर, आप अपने आप को कम नहीं है, आप आंख के आप आंख कर देखें इसको। आज आपकी जो लोग बाहर में हमको सुन रहे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि अब आपको लोग किस नजरिए से देखते हैं पिछले 5-6 सालों में। तो प्लीज डोंट रन डाउन योरसेल्व्स, यू आर ग्रेट पीपल ऑफ अ ग्रेट कंट्री। और बहुत बहुत अपनी डिप्लोमेसी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक इतने अगर इंडिपेंडेंस से अभी तक का आप समय देखें तो उसके बाद से एक कंट्री जो इस लेवल पर अभी आया है, हमने जिस तरह से अपना अभी निगोशिएट कर रहे हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम से अपना रास्ता, इट इज क्रेडिटेबल। हैट्स ऑफ टू आवर डिप्लोमेट्स। और सवाल ले लेते हैं, अभी भी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। मैं अनुरोध करूंगा RSN सिंह जी से कि इनको हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। विपिन पटियाल जी, ऐसे सवाल ना पूछे कृपया, इसका हम न तो हम इसको लेंगे और न इसका जवाब मिलेगा आपको, सॉरी। किरण जी, सर, हाउ इंडिया कुड टैकल चाइनीज प्रोपेगेंडा ऑफ? नहीं, चाइनीज प्रोपेगेंडा का देखिए, ये हमने शुरुआत से ही गलती की। व्हाट डू यू मीन बाय हिंदी चीनी भाई भाई? टिबेट में कौन सा चाइनीज था? आपको तो बोलना चाहिए था ना हिंदी टिबेट भाई भाई ना। हाँ, स्ट्रेटेजिकली तो आपने तो गलती वहीं से शुरू किया। अब कम से कम उसको सुधारिए। कल वो अपने एक बहुत जुझारू युवा नेता है, वो बग्गा, वो ताइवान के चाइनीज एम्बेसी के सामने वो पूरा लेके वो खड़ा था, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ताइवान। ये तो बहुत पहले करना चाहिए था हमको। तो आपने ताइवान कार्ड भी दे दिया, आपने टिबेट कार्ड भी दे दिया, आपने सब कुछ दे दिया। अब कम से कम वो उसको रेपुडिएट कीजिए। जी, अगला प्रश्न, सर, कैन देयर बी एनी लॉ इम्प्लीमेंटेड फॉर द राइट्स ऑफ न्यूबॉर्न? I mean, restrict, penalize people by law or rights
who are not economically fit to raise more than one child so that future is secure. ये शायद पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वगैरह की बात कर रहे हैं. No, you have to incentivize people. You have to incentivize people who, who go for limited families. राइट. क्या सनातन का सबसे बड़ा तो करना होगा. क्या सनातन का सबसे बड़ा शत्रु इल्यूमिनाटी है जो कि दुनिया को नियंत्रित करते हैं? इसका क्या समाधान है? ये तो कोई ये तो आपका एक कयास है कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है. These are all conspiracy theories. They have no validity. So we'll take the next question. Ameya, do we need to form underground paramilitary without face and name to finish off jihadis wherever they are in great number in India that do it quietly and come back? No, I suppose, I mean, I can't answer this kind of a thing. I suppose. Yes, I guess so. मैं इसका क्या जवाब दूं? Leave it to some people. Leave it to. Basically, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम इलीगल काम करें? मैं समझ गया इनकी बात. मैं समझ गया मैं इनकी बात. नंदन जी पूछ रहे हैं, there is a lot of Kashmiris here outside India who do not identify themselves as Indians even though they have Indian passport. How do we counter them? Should we even counter them? उनको हम काउंटर कैसे करें भी या ना करें, ये पूछ रहे हैं. नहीं, अगर वो अपना आइडेंटिटी नहीं मानना चाहते तो आप उनको अपनी दुनिया में रहने दें. आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट करें. आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट करें. और मैं वही है ना कि खतरा तो यही होता है कि जब आप अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने लगते हैं तो फिर एक वर्ग ऐसा होता है जो कि वो आपके खिलाफ हो जाता है क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी नहीं है. लेकिन आप अगर, वही तो मैं कहा कि आप आइडेंटिटी असर्ट नहीं करेंगे तो आप तो कहीं के नहीं रहेंगे. जी. अगला प्रश्न ले लेते हैं. पूछ रहे हैं बालाजी जी कि आपने अभी जिन ऋग्वेद के श्लोकों का वर्णन किया जो साइंटिफिक हैं वो कहाँ उपलब्ध होंगे? कृपया इस पर एक किताब लिखें. नहीं, ऋग्वेद का आप खुद ट्रांसलेशन नहीं देख लें ना, वो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशंस हैं श्लोकों का. आपको मैं एक अभी इलेक्ट्रिकल वेपन्स की बात कर रही है, बड़ी चल रही है कि यू जनरेट, मतलब EW वेव्स को इतने हेवी उस पे आप जनरेट करें तो यू कैन टारगेट द एनिमी विद दैट. तो आप एक ऋग्वेद का श्लोक है, मैं संस्कृत का, उसका इंग्लिश ये मैं कहता, उसमें कहते हैं कि ओ कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, यूज इलेक्ट्रिसिटी टू टारगेट द एनिमी एंड बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. और उसमें ये लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग सूटेबल मेटल्स दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी टेकन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. ऐसे करके उसमें एक श्लोक का, ऋग्वेद का मैं श्लोक आपको का मीनिंग बता रहा हूं. सो दैट इज द काइंड ऑफ विजडम ये है. आप ऋग्वेद में आप देखिए, आप गेट गुड ट्रांसलेशन. आपने कोई इस पे लिखा है क्या, कोई आर्टिकल? सर जी, आपने इस पे कोई आर्टिकल? ये श्लोक मैं आपको भेज दूंगा दीक्षित जी. ओके. पथिक पांड्या नहीं, मैं, मेरा हॉबी है, पढ़ता रहता हूँ जी. अगला सवाल है, what our Hindu temples are doing to spread Hinduism? How long we blame rice bag conversions? Why Balaji temple can't offer 2 rice bag for घर वापसी? नहीं, ये तो हो रहा था, इससे कहीं ज्यादा हो रहा था. ये आपके जो शंकराचार्य थे साउथ के, इस काम में वो लगे हुए थे, जैनेंद्र वो सरस्वती जी, और बहुत सारे लोगों की घर वापसी हुई थी. वो एक गाड़ी में वो मेकशिफ्ट टेम्पल्स चल रहा था और उनको दर्शन करवा के शुद्धिकरण करके उनका घर वापसी हो रहा था. लेकिन आपकी जो विदेशी महिला हैं
उन्होंने फिर वो पोप का उनके पास फोन आया और उन्होंने जयललिता को उन्होंने वो ब्लैकमेल किया कि आप इनको अरेस्ट करो, शंकराचार्य को, वरना मैं आपको इनकम टैक्स, उस समय कर्नाटका में उनकी सरकार थी, कि आप वरना मैं आपको जेल में मैं डाल दूंगी। और उनको जैनेंद्र सरस्वती को अरेस्ट कर दिया गया एक फॉल्स मर्डर चार्ज पे, वो बरी हो गए। उसके बारे में तो कोई सूचना हुई नहीं, न पेपर वालों ने उसके बारे में ज्यादा लिखा कुछ। तो जब वो जेल गए तब हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, जब छूट गए तब कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको तो ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि कौन मतलब ये जो मठ है हमारे, इनका क्या स्थान है। तो जब किसी चीज को फर्क नहीं पड़ता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में? आपको मालूम है ना? सबको पता है, लेकिन अब धीरे धीरे चेतना आ रही है। हम देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों में तो बहुत चेतना आई। शायद यदि आज इस तरह का कोई हो वाकया तो मेरे ख्याल से सारे लोग उठ खड़े होंगे। छोटे से तनिष्क के विज्ञापन को लोगों ने हटवा दिया 2 दिन। आप फटाफट एक लाइन में 2-4 और बचे हुए हैं। रवि मिश्रा जी, वाई इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी एंड नेटवर्क सो अंडरमाइंड, वाई आर ओन गवर्नमेंट ट्रीट इट लाइक यूजलेस। नहीं, ऐसा है नहीं रवि मिश्रा जी, ये आपके गलत ख्याली है। अगला प्रश्न, मनुवादी कब तक भारत इस्लामिक देश बन जाएगा, ये क्या सवाल है? और अभी मुस्लिम की क्या परसेंटेज है इंडियन फोर्स में? अंधभक्त को उर्दू। भाई देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि ये क्विज क्वेश्चंस और टेस्टिंग वाले क्वेश्चंस ना पूछें। इसका हम जवाब ना तो हम इसे लेंगे ना इसका जवाब देंगे। शिवानी बराई, हाउ कैन वी सपोर्ट यू along with more awareness and military strength? What are main things we can help you with? आप हमें सुन रहे हैं और हमारी सहायता कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। यही आप करते रहें और दूसरों को विचार अपने भी देते रहें, हमारे भी आगे बढ़ाते रहें। यही आपकी सेवा होगी। पांडे जी पूछ रहे हैं, विपिन रावत हैज सेड वॉर सिचुएशन इंडिया विल हैव टू गो फॉर 2.5 वॉर सिचुएशन। तो ये 0.5 क्या? आरएसएन सिंह जी ने तो 3 फ्रंट वॉर की बात की है। और शुरू में यदि आपने कोई 2.5 फ्रंट बोलता है, मैं इसको 3 फ्रंट बोलता हूँ जी। तो वो बिल्कुल, लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज से पहले मैंने इतने साल नौकरी की, कभी ये इंटरनल फ्रंट की बात नहीं होती थी। और आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऋत्विक जी पूछ रहे हैं, पाकिस्तान इज अबाउट टू टर्न इनटू नेक्स्ट सीरिया, हाउ डू वी गिव इट द लास्ट पुश? बाय नॉट इंटरफेयरिंग। लेट देम बिकम सीरिया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आशीष नेगी जी, सर हाउ मच इज इट दिस पॉसिबल टू मेक हिंदू राष्ट्र? हम सब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, अब आप भी करिए। आप सब लोग मिल जाएंगे हम लोगों के साथ में तो हो जाएगा। क्या कहते हैं आरएसएन सिंह जी? नहीं, देखिए मेरा एक सिंपल सा ये है कि दुनिया में आप कोई देश ले लीजिए, ज्यादातर देश जी, दे आर नोन, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से वो जाना जाता है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आप कोई ले लो, आप तुर्की, आप कहीं का ले लो, आप ग्रेट ब्रिटेन, कहीं का आप ले लो, फ्रांस। ये कौन सा बीमारी आप में समा गया था? ये हिंदुओं का ये देश है, ये मेजॉरिटी है हिंदू यहाँ पे, तो ये हिंदुस्तान है। तो पहले तो अपनी पहचान ठीक कर ले। अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न है आज का और इसको हम जल्दी से आंसर कर लेंगे, नहीं तो और प्रश्न आ जाएंगे। तो इसका लब्बो लुबाब, इस प्रश्न का बहुत लंबा प्रश्न है। लब्बो लुबाब उसका ये है कि कम्युनिस्ट जिहाद और कम्युनिस्ट चाइना के खिलाफ ज्वाइंट वेंचर को कैसे टैकल किया जाए? नहीं, देखिए एक तो ये आपको मैं एक बात बता दूं कि जब हमने ये फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया था सोवियत यूनियन के पास 71 की लड़ाई में, तो उसका जो भी हमको अच्छा परिणाम मिला, लेकिन उसके बाद मिसेस गांधी बिकेम वेरी बिहोल्डन। और उस समय उन्होंने 2-3 हमसे वायदे लिए। वायदे एक तो कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे,
और उसमें हमने ये वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर उनके कहने, सोवियत यूनियन के कहने पे किया था। उन्होंने जेएनयू के बारे में हमको कंसेशंस हमसे मांगे थे। तो ये सारे के सारे, और फिर उसके बाद जब आपने एकेडमिया को कंट्रोल करना शुरू किया तो लोगों का दिमाग कंट्रोल करना शुरू किया। तो सबसे पहला तो ये होगा कि ये जितने ये जो आपके वामपंथी लोग हैं, इनको आपको पर्ज करना पड़ेगा। ये एक प्रोफेसर का काम नहीं होता है कि वो बच्चों का फिजिक्स का प्रोफेसर है और बच्चों के वो दिमाग में वो इस तरह की आइडियोलॉजी की का जहर भर रहा है। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। वो एक ये है। दूसरा चीज है कि ये तमाम जो ये आप ये रेड कॉरिडोर को इस तरीके से आप इस तरीके से नहीं पनपने दें। आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, वो खुलेआम ये माओवादियों के सपोर्ट में है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जैसे 370 एक सुबह आपने जैसे हटा दिया, आप इनके खिलाफ भी आप इनको कार्रवाई करें। तो मैंने तो कहा, और ये जो शरजील इमाम जैसे लोग हैं और बाकी लोग हैं, जो ये प्रशांत भूषण, 1 रुपया फाइन से क्या मतलब है? ठीक है, वो तो उसने औकात अपनी 1 रुपए पे ही दिखा दी, वो दूसरी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इनको इंटेलेक्चुअली जब तक सर्कमस्क्राइब नहीं करोगे, वो हमारा और आपका काम है, और वही काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया, और ये सबका काम मिलके करना पड़ेगा, हमको, आपको, और इसमें जो लोग अभी बाहर हैं, थोड़े बहुत एकेडमिया को भी हमें साथ में पकड़ के लाना पड़ेगा, जैसे भी लाएं, जुडिशरी को भी लाना पड़ेगा, और इस प्रकार हम करेंगे तो पूरी तरह से देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो हमारी कल्पना है कि भारत वो उभर कर आए और सबसे सारे बड़े बड़े देशों के साथ में पहले ही से कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, लेकिन बिल्कुल उनके बराबर खड़ा रहे, ये हमारी कल्पना साकार होगी, ऐसा हम सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबाने का भी कष्ट करें। और आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत है, आगे भी इसी प्रकार का स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आरएसएन सिंह जी आपको। आपने लगभग 2 घंटे बहुत ही धैर्य से सबके सवाल लिए हैं, उसके लिए भी, यहाँ आने के लिए भी। आशा करते हैं कि आप लगातार यहाँ आते रहेंगे, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube.